हेलो फ्रेंड्स, ट्रेड लर्नर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के लिए जो वीकली कैंडल चार्ट के ऊपर एक ऐसी स्ट्रेटजी देने वाला हूं जिसकी वजह से दोस्तों आपको स्टॉक मार्केट में कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए किसी भी स्टॉक में कि वो काफ़ी हायर रिटर्न्स दे। ये आज की वीडियो इसके ऊपर होगी। और दोस्तों, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि वीकली कैंडल चार्ट का जब हम यूज़ करते हैं दोस्तों, तो उससे हमको स्टॉक मार्केट में किसी स्टॉक की सही टाइमिंग कब मिल जाती है कि हमको कब उस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसकी वजह से आप जो है हायर रिटर्न्स के लिए जो है स्टॉक्स में जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी जो है वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ट्रेड लर्नर्स का जो है दोस्तों, आप ये जो कंटेंट है दोस्तों काफ़ी सही से बनाया गया है दोस्तों, जहाँ पे दोस्तों सारी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड स्ट्रेटजीज आपके साथ में शेयर की गई है, चाहे वो निफ्टी ऑप्शन स्ट्रेटजीज हो और या फिर हमारी जो डेली बेसिस पे दोस्तों ब्रेकआउट स्टॉक्स ऑफ द डे सीरीज चल रही है जो इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड है। और दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी इंट्राडे ऑप्शन ट्रेड्स के ऊपर जो सीरीज चल रही है वो दोस्तों डेली बेसिस पे ये बताया जाता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी पे क्या ऑप्शन ट्रेडिंग हमको अपनानी चाहिए, कि हमको इंट्राडे बेसिस पे या वीकली जो हम पोजीशन बनाते हैं एक्सपायरी डे के अकॉर्डिंग कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे हमको ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। इसके ऊपर बातचीत होती है दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों हमारी टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट को भी जाकर के देख लीजिए। इन सभी के लिंक जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट जो प्लेलिस्ट है उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये फाइनेंशियल फ्रीडम वीडियोज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको जाके ज़रूर देखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों काफ़ी इन वीडियोज़ को बनाने के पीछे जो पर्पज़ रहा है ट्रेड लर्नर का वो है फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना। तो दोस्तों ये फाइनेंशियल फ्रीडम के पाथ पर जो लोग ट्रेड लर्नर्स के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं उन सभी को ये वीडियो सीरीज काफ़ी हेल्प करेगी। तो दोस्तों इन सभी प्लेलिस्ट को जाकर के देख लीजिए ताकि आपके जो है स्टॉक मार्केट में जितना भी दोस्तों आप कोर्सेज बाइंग करने पर पैसा खर्च करते हैं वो काफ़ी पैसा बच जाएगा। क्योंकि ये जो सब मैंने आज तक वीडियोज़ बनाई है दोस्तों वो सब काफ़ी सारी किताबों को पढ़ के बनाई हुई है और उन सभी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की जो बुक्स हैं दोस्तों उनका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उनको भी जाकर के पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं दोस्तों। लिंक सभी बुक्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ट्रेड लर्नर्स का जो इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है वो ट्रेड लर्नर्स का टेलीग्राम चैनल है, जहां पे आपको स्टॉक मार्केट के लाइव इन्फॉर्मेशन जो होती है यहाँ पे वो भी प्रोवाइड करने की कोशिश होती है। और दोस्तों इस चैनल का जो पर्पज़ है, जो टेलीग्राम चैनल है उसका पर्पज़ यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक मार्केट के एजुकेशनल कंटेंट पर ध्यान दें ताकि आपकी जो नॉलेज है दोस्तों वो बढ़ सके। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो शुरू करते हैं और यहाँ पे स्टॉक मार्केट में देखते हैं कि वीकली कैंडल चार्ट की स्ट्रेटजी किस तरीके से वर्क करती है। अब देखिए दोस्तों, आमतौर पे ये देखा जाता है लोग जो है फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत अटके रहते हैं, किसमें, फंडामेंटल में। तो फंडामेंटल की वजह से जो है दोस्तों स्टॉक तो काफ़ी अच्छे कंपनी की नॉलेज तो अच्छी मिल जाती है, लेकिन दोस्तों उसमें जो है हमेशा आपको जो है फास्टर रिटर्न मिले इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो टेक्निकल जो एनालिसिस है वो मेरा ये मानना है कि अगर आप टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करते हो और अपने इन्वेस्टमेंट के स्टाइल में भी, तो फंडामेंटल और टेक्निकल को मिक्स करने के बाद में आपकी जो इन्वेस्टमेंट का जो तरीका है दोस्तों किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का वो काफ़ी बेहतर हो जाता है। अब देखिए वो कैसे बेहतर होता है तो मैं आज की वीडियो में उसको बताना चाहता हूँ, ठीक है। अभी देखिए वैसे तो निफ्टी का जो है बेरिश ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, लेकिन दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूं कि यहाँ से भी आप काफ़ी कुछ सीख सकते हो। देखिए निफ्टी पे ब्रेकआउट कब आता है आपको ये समझना पड़ेगा। ब्रेकआउट को समझने के लिए ये वीकली कैंडल चार्ट है, यहाँ पे जाके आप वीकली पर जाओगे तो वीकली कैंडल चार्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखो तो निफ्टी पर ब्रेकआउट आया था दोस्तों किस टाइम पे, तो हम थोड़ा पीछे चलते हैं, कई साल पीछे चलते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर से समझ आएगा। निफ्टी पर ब्रेकआउट आया था सर यहाँ पे करीब 2004 के बाद में दोस्तों, यहाँ पे जब ब्रेकआउट आया था तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसने जो अपने प्रीवियस हाइज थे दोस्तों, ये प्रीवियस हाइज थे, इसके ऊपर जो है दोस्तों ये जब निकल जाता है मार्केट, ठीक है,
या इसके बाद भी ये फिर अगेन ब्रेकआउट देता है, तो ये वीकली कैंडल चार्ट इस तरीके से होता है। यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट जो है एक सिग्नल होता है कि मार्केट में जो है पैसा आ रहा है लगातार, और वो पैसा जो जब आ रहा है तो आपको पैसा जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए। और यही मेरी कोशिश होती है कि आपको ये समझ आए कि मार्केट में मनी का फ्लो कहाँ हो रहा है और मनी का फ्लो कहाँ पे किस स्टॉक में हो रहा है। ये चीज़ का सबसे बढ़िया पैरामीटर है दोस्तों प्राइस एक्शन। जो प्राइस एक्शन होता है उसी पे बेस्ड होती है ये वीकली कैंडल चार्ट की जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, ठीक है। तो वीकली कैंडल चार्ट पे जो है ब्रेकआउट आता है तो उसके साथ में जो है आपको न्यू एंट्री लेनी होती है, ठीक है। अब देखिए 2008 की मंदी आ गई, मंदी आने के बाद में फिर तेजी बनी, लेकिन फिर गिरावट आई। लेकिन ब्रेकआउट कब आया? तो ब्रेकआउट आया है दोस्तों यहाँ पे, जब आप देखोगे तो ये प्रीवियस हाइज को जो है इसने क्रॉस किया और दोस्तों यहाँ पे ज़बरदस्त ब्रेकआउट दिया। अगर आपने यहाँ पे निफ्टी के चार्ट में ही एंट्री ली होती तो आप जो है फास्टर रिटर्न बना पाते। मेरा यही पर्पज़ है कि आप फास्ट रिटर्न बनाएं, क्योंकि क्या होता है कि मार्केट में जो है मंदी जब तक चलती है, ठीक है, तो फिर आपका रिटर्न बनेगा नहीं बनेगा कोई गारंटी नहीं है। नीचे ऊपर हो रहा है मार्केट कोई मतलब नहीं है, लेकिन वन साइडेड जब हो जाता है तो फिर तेजी आती है, तो तेज पैसा बनता है। अगर यहाँ पे आप कॉल बाई करके एक साल के लिए भी बैठ गए होते ना अगर 6500 के कॉल्स को, तो दोस्तों आपका पैसा इतना गुना हो चुका होता कि आप जो है ट्रेडिंग से इतना पैसा बना लेते जितना आप इन्वेस्टमेंट से नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको तब जाके समझ में आती हैं। इसके बाद में जो है निफ्टी के चार्ट पे अगेन ब्रेकआउट आया दोस्तों, ये गैप ही क्रिएट हो गया। इतना तगड़ा ब्रेकआउट था कि यहाँ पे जो है गैप क्रिएट हो गया। इसको बोलते हैं रन अवे गैप बोलते हैं दोस्तों, इसको रन अवे गैप बोलते हैं, ठीक है। ये भी एक तरीके से बड़ा ब्रेकआउट ही मान सकते हो आप, ठीक है। जब बड़ा ब्रेकआउट होना होता है तो रन अवे गैप बन जाता है, ठीक है। और उसमें जो है दोस्तों बाइंग के मौके देखने चाहिए, डरना नहीं चाहिए कि मार्केट कल को गिर गया तो क्या होगा, लेकिन वहाँ पे एंट्री के मौके देखने चाहिए और अच्छा खासा रिटर्न आप लंबे टाइम फ्रेम में बना सकते हो। क्योंकि मार्केट में जो मंदी होती है वो भी लंबी चलती है दोस्तों, और तेजी भी लंबी ही चलती है। तो आपको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि तेजी जो है मार्केट में तेजी जो है लिमिटेड वक्त के लिए रहेगी, ठीक है। अगर बने रहना है आपको किसी स्ट्रेटजी के साथ तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट आया था, ठीक है, अभी सन 2021 में ही 2020 में आया था दोस्तों। तो इस टाइम पे जो है जब ब्रेकआउट आया था तो आपको बाइंग के ही ट्रेड्स लेने थे, ठीक है। ये एक स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी की तरह देखो इसको टेक्निकल एनालिसिस में। और दोस्तों मैं ये स्ट्रेटजी को अभी स्टॉक्स में भी अप्लाई करके बताऊंगा और उससे आपको समझ में आएगा कि किस तरह से स्टॉक्स में भी फायदा होता है। जब हम निफ्टी के चार्ट पे समझ पा रहे हैं तो हमको स्टॉक्स में भी समझ आएगा कि स्टॉक्स में भी कहाँ पे ब्रेकआउट इस तरीके से करते हैं। तो इसने भी प्रीवियस हाई को ब्रेक किया और जबरदस्त ग्रीन कैंडल बनी है। इसका मतलब मार्केट में पैसा जा रहा है और ये गिरावट के बाद भी फिर पैसा जा रहा है, फिर गिरावट के बाद भी पैसा जा रहा है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि मार्केट में मनी का फ्लो कहाँ पे हो रहा है। जब आपको ये गेम समझ आ जाएगा कि मनी का फ्लो कहाँ पे हो रहा है, किन स्टॉक्स में हो रहा है, तो आप फिर हायर प्राइस पे भी खरीदने में स्टॉक से डरोगे नहीं, झिझकोगे नहीं। और दोस्तों उसके बाद में ये ब्रेकआउट वापस से आया, यहाँ पे भी ब्रेकआउट आया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे काफी कंसोलिडेशन हुआ, फिर ब्रेकआउट आया, फिर मार्केट ने तेजी दिखाई है। अब यहाँ पे मार्केट चल रहा है, आप देखना होगा मार्केट यहाँ पे किस तरीके से रिएक्ट करता है दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से जो है हमको मार्केट को समझना होता है। कुछ दोस्तों ओवरऑल ग्लोबल सिचुएशंस भी होती हैं जो आपको इंट्राडे बेसिस पे या कुछ शॉर्ट टाइम फ्रेम में वर्क करती है। लेकिन अगर दोस्तों किसी स्टॉक के साथ में आप जो है बुलिश हो और आप सोचते हो कि आपको कंपनी के फंडामेंटल्स तो पसंद आ गए लेकिन उसकी बाइंग की क्या टाइम होती है, ठीक है। फंडामेंटल आपको पसंद आ गया लेकिन आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि मैं बाइंग कब करूं, तो आपको अच्छे ब्रेकआउट देखने चाहिए फास्टर रिटर्न के लिए और उसके साथ एंट्री करनी चाहिए और अपनी पोजीशन ऐड करनी चाहिए, ठीक है। अब कैसे पोजीशन ऐड करनी चाहिए मैं थोड़ा आपको आज की इस वीडियो में डिटेल में समझाता हूँ। मैं आपको देखिए दोस्तों यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं आपको रियलिटी सेक्टर के चार्ट से बताता हूँ, ठीक है। ये सेक्टर जो है कई सालों से मंदी में चल रहा है, आपको दिख रहा है ये मंदी चल रही है सन 2010 से। आप देखोगे 2008 में तो बबल फट गया था, ठीक है, बबल क्रैश हुआ, ठीक है। हाउसिंग बबल के ब्रेक होने के बाद में रियलिटी सेक्टर में जो है मंदी चल रही है। तो ये मंदी के बाद से ये इसका लास्ट हाई था दोस्तों 500-600 के ऊपर, ठीक है। 600 पे जाके ये इसका लास्ट जो था ये हाई था। उसके बाद में फिर गिरावट आई और फिर ये एक हाई लगाया था इसने 500 का, ठीक है। तो अभी कहाँ पे हैं हम एक्चुअली मार्केट में, तो आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे से काफ़ी लंबे कंसोलिडेशन के बाद में इतने लंबे टाइम तक रियलिटी सेक्टर ने कुछ पैसा नहीं बना के दिया। अब भले से आप पैसा इस मार्केट में फंसा के बैठे भी रहते तो
उससे कुछ भी लाभ नहीं होता। ठीक है, हम कितने ही उलझुल ख्वाब बनाते रहे कि रियलिटी सेक्टर बुलिश हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। गवर्नमेंट की एक स्कीम आएगी वो इस सेक्टर को जो है बहुत बुलिश बना देगी। गवर्नमेंट की एक स्कीम आएगी वो इस पूरे सेक्टर को बर्बाद करके रख देगी। ठीक है, तो ये बहुत डिपेंडेंट सेक्टर होते हैं और देखिए सालों से नहीं चल पाए। कांग्रेस का शासनकाल चल रहा था लंबे टाइम तक, अब मोदी जी का शासनकाल आ गया है, लेकिन फिर भी जो है अब देखने वाली बात है कि ये रियलिटी सेक्टर अब कैसा परफॉर्म करेगा। क्योंकि इसने जो है दोस्तों, मैं इस सेक्टर पे इसलिए बुलिश था क्योंकि यहाँ पे आया था एक बड़ा ब्रेकआउट। ठीक है, यहाँ पे बड़ा ब्रेकआउट आया था, इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी दोस्तों। जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं दोस्तों उनके लिंक आपको वीडियो में आई बटन पे मिल जाएंगे। अगर आप सीखना चाहते हो, अगर आप कुछ बदलाव चाहते हो अपने जीवन में, अगर आप चाहते हो कि आपकी जो आप जिस तरीके का जीवन जी रहे हो और उसमें जो है प्रॉस्पेरिटी नहीं है, आप नौकरियां कर रहे हो और उस नौकरी से आपको कुछ खास लाभ नहीं हो पा रहा है, तो दोस्तों इन वीडियोस से सीखो और दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम के पाथ पर आगे बढ़ो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है ब्रेकआउट आया था, इस ब्रेकआउट के बाद में जो है इसमें करेक्शन आई हल्की सी और फिर ब्रेकआउट दिया और तेजी बनी है। तो ये जो है सिग्नल होते हैं दोस्तों मार्केट में जो होते हैं, ये सिग्नल होता है कि ये एन जैसा पैटर्न बनता है दोस्तों। जब मार्केट में इस तरीके से जो है आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं वो सीखनी पड़ेगी। ये ब्रेकआउट के बाद में एन जैसा पैटर्न बनाता है और फिर ब्रेकआउट आता है और ये ब्रेकआउट यही सिग्नल देता है कहीं ना कहीं कि इस सेक्टर में जो है कहीं ना कहीं ओवरऑल तेजी है। ठीक है, गिरावट नहीं है। और देखिए दोस्तों अभी तेजी बरकरार है, अभी हम कह नहीं सकते कि ये सेक्टर जो है काम से जाने वाला है। ठीक है, इसमें फिर से बाइंग आई है अभी भी लास्ट में। ठीक है, तो हो सकता है दोस्तों ये और स्टॉक जो है इसके जितने भी स्टॉक होंगे निफ्टी रियलिटी सेक्टर के, वो सब बुलिश ट्रेंड में ही रहेंगे। ठीक है, तो आप यही ट्रेंड जो है बाकी डीएलएफ के चार्ट पे भी देख सकते हो, ओबेरॉय रियलिटी पे भी देख सकते हो, गोदरेज प्रॉपर्टीज पे भी देख सकते हो। ठीक है, ओबेरॉय वाला शेयर देख लो या गोदरेज प्रॉपर्टीज जो है उस कंपनी को देख लो, या फिर आप आईबी रियल इस्टेट भी कंपनी है वो भी देख लो। ठीक है, सबके ऊपर जो है सेम ही ट्रेंड रहेगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जब सेक्टर चलता है तो पूरा का पूरा चलता है, सभी जगह पैसा बढ़ता है। ठीक है, इस बात को समझो। अब देखो इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कुछ और इम्पोर्टेंट चार्ट। मैं आपको यहाँ पे भारतीय एयरटेल के चार्ट से बताता हूँ। अब देखिए दोस्तों ये टाइम है भारतीय एयरटेल में इन्वेस्टमेंट का। मैं क्यों कहता हूँ इसके इन्वेस्टमेंट के बारे में, मैंने बहुत पहले भी बोला था, लेकिन मैं वापस से आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लंबे टाइम फ्रेम पे सोचते हो चीज़ों को, ठीक है, अगर आप जो है यहाँ पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो भारतीय एयरटेल में, तो देखो कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इतने लंबे टाइम ड्यूरेशन के कंसोलिडेशन को जो है ब्रेक कर रहा है इस स्टॉक ने। अब ब्रेक करने के लिए बाद जो ये ब्रेकआउट दिया है दोस्तों, उसने फिर से एन पैटर्न बनाया है। मैं यही कहना चाहता हूँ ये एन जैसा पैटर्न बनाया है। अगर आप इसके साथ बने रहना चाहते हो तो बने रहो और डिप्स में बाइंग के मौके देखो। ठीक है, डरने से कुछ नहीं होता है। और अब देखिए आपको इन्वेस्टमेंट करना कैसे होता है। कभी भी ऐसा नहीं है कि आपके पास जैसे मान लो किसी एक स्टॉक पे लगाने के लिए हैं 10,000 रुपये, तो आप जो है कभी भी पूरे 10,000 रुपये मत लगाओ। आप इसको 3 टुकड़ों में बांट दो कि पहले 5,000 रुपये लगाओ फर्स्ट ब्रेकआउट के ऊपर। जब फर्स्ट ब्रेकआउट आ गया, आपको इस स्टॉक पे विलिंगनेस है, आपने 5,000 रुपये लगाए। सेकंड ब्रेकआउट पे आपने 3,000 रुपये लगाए। ठीक है, और थर्ड ब्रेकआउट जब आएगा तो हम जो है उस पर 2,000 रुपये लगाएंगे। और इस तरीके से करके हम जो है एक मल्टी बेगर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर मान लो हमारा डूबना होगा पैसा अगर किसी स्टॉक में अच्छा ब्रेकआउट आने के बाद भी, तो 5,000 ही तो डूबेंगे, 10,000 तो नहीं डूबेंगे। ठीक है, तो हमको अपने इन्वेस्टमेंट इसी तरीके से करने चाहिए। ठीक है, और हमको हाई क्वालिटी के स्टॉक से ढूंढने चाहिए और ऐसे स्टॉक देखने चाहिए जो कि दोस्तों नई कंपनियां भी हो सकती हैं दोस्तों, वो हो सकती है वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस भी हों जिनके फंडामेंटल्स भी अच्छे हों, लेकिन हायर प्राइस पे खरीदने से डरना नहीं चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ आपको। अब देखो हिंदुस्तान जिंक का चार्ट देखोगे तो यहाँ पे भी वही सेम सिनेरियो है। अगर आपको इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना था तो ये एक ब्रेकआउट आया था, लेकिन दोस्तों ब्रेकआउट के बाद कोई गारंटी नहीं होती कि आपका स्टॉक चले ही चले। ठीक है, उसके बाद काफी लंबा कंसोलिडेशन किया, फिर उसके बाद में ये सेकंड ब्रेकआउट आया था। तो यहाँ आपने जो है 5,000 रुपये डाल दिए थे। उसके बाद में आपके पास जो सेकंड मौका आया वो यहाँ पे आया, उसमें आपने 3,000 रुपये और दे दिए इस स्टॉक को, क्योंकि इसने परफॉर्म करके दिया तो आपने इसको 3,000 और दे दिए। फिर उसके बाद में जो है थर्ड ब्रेकआउट आया। थर्ड ब्रेकआउट कब आया? थर्ड ब्रेकआउट आया यहाँ पे। तो इस जगह पे जब थर्ड ब्रेकआउट आया तो आपने 2,000 रुपये और दे दिए इस स्टॉक को। ये थर्ड ब्रेकआउट था इसके ऊपर। तो इससे क्या हुआ, आप ओवरऑल 10,000 रुपये में डाल करके इस स्टॉक
स्टॉक में इन्वेस्टेड हो गए। साथ में आपको एक और मैं बात बताना चाहता हूँ, जब इन्वेस्टमेंट देखते हो किसी भी कंपनी में तो ये देखा करो क्या वो कंपनी आपको डिविडेंड देती है कि नहीं देती है, क्योंकि डिविडेंड के बिना जो है कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। अगर डिविडेंड कम से कम कंपनी साल भर का आपको मान लो 3-4% भी डिविडेंड दे देती है तो आपको कुछ कुछ अमाउंट तो वैसे ही मिलता रहेगा और प्राइस की फॉर्म में भी स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों फैक्टर मेरे हिसाब से जो है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मेरी इन्वेस्टमेंट की स्टाइल ही यही होती है। मैं देवयानी इंटरनेशनल कंपनी पे क्यों बुलिश हूँ, ठीक है, कई लोग पूछते हैं मुझसे कि देवयानी पर क्यों ऐसे बुलिश हो, तो देखो ये दोस्तों यहाँ पे वीकली कैंडल चार्ट पे इसने दिया है ब्रेकआउट। ठीक है, ब्रेकआउट तो दिया ही है दोस्तों, यहाँ पे ये देखो ब्रेकआउट दे रखा है इसने। अब ये जब चलेगा जो चलेगा, मैंने इसको 5,000 रुपये दे दिए, ठीक है, 5,000 मैंने अभी दे दिया। अब नेक्स्ट टाइम जब ये ब्रेकआउट दिखाएगा तो मैं इसको 3,000 रुपये और दे दूंगा, फिर नेक्स्ट टाइम और ब्रेकआउट दिखाएगा तो 2,000 और दे दूंगा और मैं जीवन भर के लिए इसमें इन्वेस्टेड रहूँगा। जीवन भर के मतलब मैं जीवन भर ही कह रहा हूँ दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना। मैं इस कंपनी का भागीदार बन जाऊँगा, मैं इसका शेयर होल्डर बन जाऊँगा और मैं इससे कभी नहीं निकलूँगा। भले से कोई मुझे कहे कि क्रैश आ रहा है मार्केट में, भले कोई मुझे कहे कि कुछ भी बुरा हो सकता है, हर दिन कोई ना कोई बुल होगा, हर दिन कोई ना कोई बियर बनेगा, ठीक है, मार्केट में। लेकिन मैं ये स्ट्रेटजी आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा हूँ, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझें, इसको हल्के में न लें। मैंने आपको ट्राइडेंट कंपनी के बारे में बताया था, ट्राइडेंट कंपनी के बारे में मैंने एक ऐसे वक्त पे बताया था जब इसने नया ब्रेकआउट दिया था। इतने लंबे कंसोलिडेशन के बाद में इस स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ठीक है, ये ब्रेकआउट कैंडल थी, ठीक है, ये ब्रेकआउट कैंडल थी। इस ब्रेकआउट कैंडल पे आपने जो है ये कंसोलिडेशन में देखिए दोस्तों, एक बात बताना चाहता हूँ, इन्वेस्टमेंट बहुत बोरिंग काम होता है, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग काम होता है। हर आदमी इन्वेस्टर बनना तो चाहता है, लेकिन क्या है उसका पैसा बनता हुआ नहीं दिखता है ना, तो वो बोर हो जाता है। महीने 2 महीने तक शेयर यहीं पे पड़ा रहा और आपको बोर कर डाला। मतलब ये होता है दोस्तों, जनवरी से लेकर के अप्रैल मई तक ये शेयर नहीं चला तो लोग जो है बोर होकर के बेच देते हैं। फिर उसके बाद में नया ब्रेकआउट आया, फिर कंसोलिडेशन हुआ, फिर ब्रेकआउट आया, उसके बाद में बनी जो तेजी ना रुकती नहीं है, ठीक है। तो ये जो थी, इसके बाद में गिरावट में जो है लोग खरीदारी के मौके ढूंढेंगे, ठीक है। तो इसके बजाय मैं यही कहता हूँ कि अच्छे ब्रेकआउट्स का इंतजार करो और उसके बाद में एंट्री लो। कंसोलिडेशन देखो प्रॉपर हो रहा है, फिर आप देखो उसमें एंट्री लेना चाहते हो तो आप उसको शुरुआत में 5,000 रुपये दे दो। मैं ये कहता हूँ कि कंपनी अच्छा काम कर रही है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, 5,000 रुपये दे दिए, नेक्स्ट टाइम पे उसको 3,000 दे दिए और थर्ड टाइम पे जो है 2,000 रुपये दे दिए, ठीक है। इसी तरीके से आप अपने पैटर्न बना सकते हो, या तो 10,000 की ट्रेडिंग पे बना सकते हो, या अगर आपकी स्टाइल इस तरीके से है कि आप किसी स्टॉक पे 50,000 का इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप इस तरीके से करते हो कि 50% पैसा 25,000 ही लगाओगे पहले तो आप, फिर 25,000 के बाद में जो बचा पैसा उसका भी 50% ही लगाओगे, ठीक है, ठीक है। मतलब आप करीब 12-13 हज़ार 12,500 रुपये लगाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम 12,500 रुपये लगाओगे। ऐसे भी आप अपनी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट जो है इसकी स्टाइल रख सकते हो, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ आपको, एक है शराब की कंपनी है, दारू वारू बनाती है, उसका नाम है मैकडोनल्ड्स, ठीक है। मैं उसके शेयर के तरफ आपको लेकर के चलता हूँ, वहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे से जो है चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो नाम है उसका मैकडोवेल। ये मैकडोवेल जो है यूनाइटेड स्पिरिट नाम से कंपनी है। अब आप देखिए दोस्तों, इतने सालों तक तो इसने कुछ भी पैसा निवेशकों को बना के नहीं दिया। अब जब आ रहा है नया नया ब्रेकआउट, ये है बिल्कुल ताज़ा ब्रेकआउट, ठीक है, तो मैं हायर प्राइस पे भी इसको होल्ड करके रखना पसंद करूँगा दोस्तों। इसको सिर्फ कहूँगा कि भाई 5,000 ले ले, अभी के लिए 5,000 लेकर के बैठ जाऊँगा मैं, 5,000 डाल करके। अब ये कब मल्टी बैगर बनेगा नहीं बनेगा कोई बात नहीं, मेरे को कंपनी पसंद है, मेरे को फंडामेंटल वाइज भी पसंद है, मैंने 5,000 रुपये दे दिए इसको, दैट्स इट। फिर नेक्स्ट जब ब्रेकआउट आएगा मैं उसका इंतजार करूंगा और मैं फिर 3,000 रुपये इस कंपनी को दे दूंगा और फिर उसके बाद नेक्स्ट ब्रेकआउट पे मैं 2,000 रुपये इस कंपनी को दे दूंगा। इस तरह से मेरा कुल मिलाकर के 10,000 का जो है इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अगर मान लो कंपनी ने परफॉर्म नहीं किया और मान लो ये ब्रेकआउट जो है फुस हो गया और ये वापस से कंपनी का शेयर नीचे आ गया, तो कम से कम अगर मेरा डूबा पैसा तो 5,000 रुपये ही तो डूबे, और 5,000 पूरे तो डूबेंगे नहीं, कंपनी डूब तो रही नहीं है। अकेली इंडिया की जो है स्पिरिट्स में जो है सबसे बड़ी कंपनी है, ये कैसे डूब जाएगी ये कंपनी? ये डूबेगी नहीं, ये पैसा बना करके देगी दोस्तों ये आपको कंपनी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ट्रेड से लिए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, मैं
जो है अच्छी कंपनियों के में ज़्यादा रहना पसंद करता हूँ, और इसको बोलते हैं कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग भी बोलते हैं। मैं कभी फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग पे। किसी ने नौकरी के शेयर पे हायर प्राइस पे इतने लंबे कंसोलिडेशन के बाद में इस ब्रेकआउट कैंडल पे अगर एंट्री ली होती 400-500 की रेंज में भी ली होती, तो आज उसके शेयर का दाम 10 गुने हो चुके हैं दोस्तों, ठीक है। उस शेयर ने सन 2013-14 से लेकर के आज तक में 6000 का शेयर हो चुका है वो शेयर, ठीक है, और वो बढ़ता ही जाएगा जीवन भर, क्योंकि उस कंपनी ने परफॉर्म करके दिया है दोस्तों लंबे टाइम फ्रेम में। और जो वेल्थ होती है ना दोस्तों इन्वेस्टमेंट से बनती है, लेकिन आपको होल्ड करके लंबे समय तक बैठे रहना पड़ता है। कई बार कुछ तो ऐसे शेयर होते हैं वो इतने गुना हो जाते हैं दोस्तों कि वो 100 हजार गुना भी हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि और साथ में दोस्तों ये भी देखना चाहिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट में वो क्या कंपनी डिविडेंड दे रही है कि नहीं दे रही है। अगर डिविडेंड नहीं दे रही है तो भी हमारे लिए उतनी वैल्यूएबल नहीं है। तो देखिए ये ब्रेकआउट आया है, इसमें ब्रेकआउट के साथ में एंट्री ली जा सकती है, ठीक है, ली जा सकती थी उस वक्त पे। अब देखो इसके बाद में इस कंपनी ने फिर परफॉर्म किया है यहाँ पे इस ब्रेकआउट पे, ठीक है। अब आपको ये दिख रहा होगा, इसके बाद में जो है इस कंपनी ने फिर से जो है परफॉर्म करके दिया है दोस्तों, यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया है, फिर इसके बाद में परफॉर्म करके दिया है यहाँ के ब्रेकआउट पे। तो दोस्तों आपको जो है इस तरीके से जब गिरावट आती है, वैसे तो अच्छी क्वालिटी कंपनी को खरीदने का और भी तरीके होते हैं, लेकिन दोस्तों ये इस तरीके से ब्रेकआउट्स होते हैं जब स्टॉक में जो है ज़बरदस्त तेज़ी बनती है, ठीक है, जो आपको जो है फास्टर रिटर्न बना करके दे देती है। इसी वजह से जो है दोस्तों यही इस वीडियो का पर्पस था, ताकि आप इससे सीखें कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट जो है वर्क करता है, और आपको समझना चाहिए कि किस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ठीक है। आपकी इन्वेस्टमेंट जो फिलोसॉफी होती है वो किस तरीके से होती है। ये HG इंफ्रा कंपनी है, इतने टाइम से कुछ नहीं कर रही थी, ऐसे ही रो रही थी, बहुत टाइम तक कुछ भी नहीं दिया इसने रिटर्न अपने निवेशकों को। फिर ये ब्रेकआउट जब दिखा तो आपने अगर यहाँ पे एंट्री ली होती 300-400 के बीच में, तो आज ये शेयर के प्राइसेज जो है 600 पे आ चुकी है। तो यहाँ पे 5000 रुपये भी दे दिए होते हैं आपने तो इसको, तो आप जो है फिर नेक्स्ट जब भी ब्रेकआउट आएगा, जब 800 के ऊपर निकलेगा, तो आप फिर से इस कंपनी को जो है कितने रुपए दे दोगे, आप 3000 रुपये दे दोगे, फिर आप इसको 2000 रुपये दे दोगे। इस तरीके से आपका कंप्लीट 10,000 का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ये असली तरीका होता है इन्वेस्टमेंट करने का, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे कंपनी पसंद है। मैं जितने भी आपने ये जितनी भी मेरे इसमें पोर्टल पे देखी हैं, ये सारी कंपनियां मुझे पसंद होती है किसी न किसी वजह से, इसलिए मैंने यहाँ पे डाली हुई होती है, ठीक है। इंडिया मार्ट पे मैं हमेशा बुलिश रहता हूँ। ये कंपनी जो है यहाँ पे ब्रेकआउट था, तब मुझे उतनी समझ नहीं थी इस कंपनी के बारे में, इसलिए मैंने खरीदा नहीं। ये सेकंड ब्रेकआउट दिया इस कंपनी ने, अब थर्ड ब्रेकआउट कब देगा ये कंपनी, जब दोस्तों ये 9-10 हज़ार के ऊपर निकलेगा शेयर, तभी जा करके ये बड़े रिटर्न देगा मेरे को। नहीं तो दोस्तों मैं बैठा रहूँ यहाँ पे लेकर के ले सकता हूँ दोस्तों, मेरे को पर्सनली पसंद है, इसलिए मैंने रिकमेंड भी किया हुआ है। कंपनी मुझे पसंद है तो मैं हर गिरावट पे भी खरीदूंगा इसको। लेकिन क्या है कि इन्वेस्टमेंट के तरीके बहुत सारे होते हैं। ये फास्टर तरीका क्या होगा, इसका 10,000 के ऊपर जाएगा तो फिर एक बड़ा ब्रेकआउट आएगा और वहाँ से जो तेज़ी बनेगी इंडिया मार्ट के स्टॉक में दोस्तों, वो देखने लायक होगी, और वहाँ से जो पैसा बनेगा दोस्तों स्टॉक मार्केट में, वही होता है रियल तरीका दोस्तों एक अच्छे इन्वेस्टमेंट करने का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरे हिसाब से ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए, और यहाँ से आपको जो है रियल में इन्वेस्टमेंट आखिर करना कैसे चाहिए, एक अच्छे रिटेलर को कैसे करना चाहिए, एक स्मार्ट वे में कैसे करना चाहिए, वो आज के वीडियो से समझ आएगा। जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिनसे मैंने ये सब चीज़ें सीखी है दोस्तों, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप दे दिया है। और दोस्तों मैं अपनी नॉलेज आप सबके सामने साथ में इसलिए ही शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ट्रेड लर्नर्स के थ्रू हमारी जो कम्युनिटी है वो फाइनेंशियल फ्रीडम के पाथ पर आगे बढ़े, और हमको बहुत कुछ जो है हमारे देश में जो है बदलाव लाने का मौका मिले, हमारी सोसाइटी प्रोस्परस हो दोस्तों, हम अच्छे से एक बेहतर ट्रेडर और इन्वेस्टर बने। और यही एक तरीका होता है दोस्तों, यही एक माध्यम होता है जिसकी वजह से जो है हम जीवन में कुछ बदलाव कर सकते हैं, खुद के जीवन में भी और दूसरों के जीवन में भी। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को मैं अब एंड करता हूँ। वीडियो के साथ अगर आप एंड तक बने रहे तो उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।